हेलो फ्रेंड्स, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की सीरीज का पार्ट 4 है। पिछले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में भी समझाया और उसमें यूज होने वाले टर्म्स के बारे में भी समझाया। तो वो सब आपको लेक्चर देख के फिर आगे ये वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो इसलिए आपको पहले लेक्चर्स देखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो हमने ये पॉइंट्स लिखे हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, पोजीशन स्पेस, मोमेंटम स्पेस, फेज स्पेस, म्यू स्पेस एंड गामा स्पेस, अवेलेबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स क्यों करते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो कॉन्सेप्ट है कि हर एक मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो उस चीज को लेके काम करते हैं। इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आपने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी, लेकिन आपने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में उसकी मैथमेटिक्स निकाल रहे हैं कि किस तरीके से एनर्जी, टोटल एनर्जी जो भी सिस्टम की है वो मॉलिक्यूल में किस तरीके से डिवाइड है। यानी अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक गैस है और ये कंटेनर आइसोलेटेड है, दैट मींस कि नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें फिक्स है और इसकी एनर्जी भी फिक्स है। किसी भी तरह का हीट का एक्सचेंज भी सिस्टम से नहीं हो रहा है और साथ में पार्टिकल भी एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, तब ये टोटल एनर्जी इन जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, उस चीज को हमें अभी स्टडी करना है इस टॉपिक में। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम देख रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शन होते हैं किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट पे जो इंपोज की जाती है। वैसे अगर कोई फ्रीली पार्टिकल है और अगर वो पार्टिकल स्टैटिक है तो उसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। देखिए, अगर एक पार्टिकल है, फिक्स है किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y, z में, तब उस कंडीशन में उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, x, y एंड z। ये p पार्टिकल की पोजीशन को बताते हैं। और पोजीशन स्पेस का जो वॉल्यूम है, अगर वो एक पार्टिकल किसी कंटेनर के अंदर आपने रखा है और इसकी फिक्स पोजीशन है, आपने कंटेनर का वॉल्यूम क्या लेते हो, v इज इक्वल टू x, y, z, है ना। तो क्योंकि इसकी डायमेंशन x, y और ये 3 डायमेंशनल है तो 3x, y, z है, तो वॉल्यूम आप इस मॉलिक्यूल के पास वॉल्यूम है मूव करने के लिए इतना, लेकिन ये स्टैटिक है अगर, तब उस कंडीशन में इसको मिल तो रहा है इतना वॉल्यूम, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। अगर आपका पार्टिकल डायनेमिक है, ठीक है, तो आप केवल 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट से इस पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई डायनेमिकल सिस्टम है अगर आपके पास, तो आपको 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम और चाहिए जो वेलोसिटी, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होगी, तो आपके पास ऐसे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम और चाहिए जो उसकी वेलोसिटी को बताएं। तो एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम स्पेस में भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, px, py, pz। मोमेंटम क्यों? आपने तो कहा कि पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी मोमेंटम से कनेक्टेड होती है इस रिलेशन से। तो अगर आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट है पार्टिकल के vx, vy एंड vz, then you can find out the momentum coordinate also। तो हम एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐड कर रहे हैं which is called momentum coordinate system या momentum space। अगर किसी डायनेमिकल सिस्टम की स्टेट को आपको कंप्लीटली स्पेसिफाई करना है, तब उस कंडीशन में आप ये दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक साथ कंसिडर करते हैं। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंबाइंड स्पेस जो बनता है, कंबाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बनता है, वो फेज स्पेस बनता है, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम मोमेंटम के और 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पोजीशन के होते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको किसी स्टैटिक पार्टिकल की स्टेट को स्पेसिफाई करना है तो आप 3
कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ से स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डायनेमिक पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करना है तब आप केवल XYZ से उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आपको 3 और कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए जो कि वेलोसिटी से रिलेटेड है। इसे आपने मोमेंटम का नाम दिया और ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम और मोमेंटम कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है फेज स्पेस। ओके, आपको पता है कि पोजीशन स्पेस में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्पेस दिया जाता है XYZ से। इसी तरह से ये गामा से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह फेज स्पेस में जो वॉल्यूम दिया जाता है वो px इंटू py और pz, इससे आप देते हो वॉल्यूम एलिमेंट इन मोमेंटम स्पेस। तो टोटल वॉल्यूम इन फेज स्पेस d tau इज इक्वल टू dx dy dz dpx dpy dpz। तो ये किसी भी फेज स्पेस में अवेलेबल वॉल्यूम है किसी भी पार्टिकल के लिए। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आपका x y z px py pz के इक्वल होगा। ये तो आपका टोटल वॉल्यूम हो गया। और ये आपका छोटा सा वॉल्यूम है जिसमें पार्टिकल स्पेसिफाई किया गया है। तब उस कंडीशन में एलिमेंट्री वॉल्यूम इन फेज स्पेस इज गिवन बाय दिस एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इज गिवन बाय दिस। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? अगर विदाउट कंस्ट्रेंट पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा सकता है वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, तो इसको भी एक बार और समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई पार्टिकल डायनेमिक है तब उस कंडीशन में उसके पास 3 पोजीशन की XYZ 3 पोजीशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और 3 मोमेंटम के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ पार्टिकल इज इक्वल टू विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। अगर कंस्ट्रेंट ना लगाई जाए तब उस कंडीशन में किसी एक पार्टिकल के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 6, जिसमें से 3 पोजीशन के हैं और 3 मोमेंटम के हैं। ये चीज समझ में आ गई। और अगर पार्टिकल के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो तब उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएंगे। अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तब उस कंडीशन में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने हो गए? 3n, जिसमें से कितने हो गए? 6n, जिसमें से 3n आपकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आपके पास अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए पोजीशन के और 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए मोमेंटम के। ठीक है, तो इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताया। पोजीशन स्पेस जो ज्योमेट्रिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं XYZ, तो अगर आपको स्टैटिक पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करना है तो आप पोजीशन स्पेस में बता सकते हैं। और अगर आपको डायनेमिक पार्टिकल की स्टेट को बताना है तो मोमेंटम स्पेस भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पोजीशन स्पेस में। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है फेज स्पेस। और फेज स्पेस का जो वॉल्यूम होता है वो आपको मैंने बता दिया, टॉ इज इक्वल टू XYZ dpx dpy dpz से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नंबर 5 पॉइंट पे बात करते हैं, म्यू स्पेस एंड गामा स्पेस क्या होता है। देखें, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि गामा स्पेस को लेके ही हम वर्क करेंगे आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। लेकिन म्यू स्पेस क्या होता है? अगेन वही कि अगर आपके पास एक कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल है तो उसकी स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए आपको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। ठीक है ना, उसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 पोजीशन के और 3 मोमेंटम के। तो आपके पास अगर मोनोएटॉमिक गैस फिल की है एक कंटेनर में तो एक पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल, क्योंकि गैस पार्टिकल आपका डायनेमिक पार्टिकल ही होगा, इस एक पार्टिकल की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ऐसे अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है इस गैस में तो 6n डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। मान लिया पोजीशन के कोऑर्डिनेट XYZ की जगह अब हम लेंगे Q1 Q2 Q3, इसे आप मान लीजिए XYZ फॉर 1 पार्टिकल। सेकेंड पार्टिकल के लिए Q4 Q5 Q6,
थर्ड पार्टिकल के लिए अलग से। तो आपने ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया जिसमें Q1, Q2, Q3 ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट हैं, और आपने कहा कि 6n आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, Q3n। तो इतने तो आपके 3n पोजीशन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे म्यू स्पेस में। और ऐसे ही P1, P2, P3, इसमें आप XYZ नहीं लगा रहे हैं, P3n ये आपके मोमेंटम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके 6n डिग्री ऑफ फ्रीडम बन रहे हैं, और इनसे बनने वाला जो स्पेस होगा वो आपका म्यू स्पेस होगा। और इसका जो वॉल्यूम होगा, एलिमेंट्री वॉल्यूम, डी तो मतलब छोटा सा वॉल्यूम आपने कंसीडर किया है, तब उस कंडीशन में टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टॉ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो Q1, Q2 अप टू Q3n इनटू P1, P2 अप टू P3n। ये टोटल वॉल्यूम हो गया। एलिमेंट्री वॉल्यूम के लिए आप dQ1, dQ2, dQ3n इनटू, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, dP1, dP2 अप टू dP3n। तो यहां तक लेंगे तो ये आपका म्यू स्पेस में टोटल फेज वॉल्यूम बताएगा, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करें अगर गामा स्पेस की, तो गामा स्पेस म्यू स्पेस से थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब आपने 3 लेक्चर शुरू के पढ़े थे, उसमें मैंने अभी पिछले लेक्चर में आपको एनसेम्बल के बारे में बताया था, और मैंने ये बताया था कि एक मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट भी बताया गया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं तो n+1 नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट होती हैं, और हर एक मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्ड बहुत सारी माइक्रोस्टेट होती हैं। तो आपको वो निकाली जाती है एनसीआर से। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होती है, जितने नंबर ऑफ कंपार्टमेंट होती है उसकी पावर n करनी पड़ती है। तो इस तरीके से मतलब कुल मिला के ये कहना है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जब आप पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्योंकि आपको एनर्जी का और वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है फाइनली, तो जब पार्टिकल को डिफरेंट कंपार्टमेंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तब उस कंडीशन में आपके पास बहुत सारी मैक्रोस्टेट होती है और उनके कॉरस्पॉन्ड बहुत सारी माइक्रोस्टेट होती है। तो इस तरह से आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम को अगर हैंडल करना है, तो अगर आप फेज, ये जो म्यू स्पेस मैंने आपको बताया है, तो कितने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए एक गामा स्पेस बनाया जाता है। इस गामा स्पेस में क्या है, एक्चुअली में देखिए, अगर एक पार्टिकल है तो उसके पास 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n पार्टिकल है तो उनके पास 6n डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, उनकी डायनेमिकल स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए। अब हमारे पास एक n पार्टिकल की एक मैक्रोस्टेट में, मैक्रोस्टेट समझ रहे हैं ना, यानी कि अगर हम एक कंटेनर ले रहे हैं, इस कंटेनर में n नंबर ऑफ पार्टिकल रख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू म्यू स्पेस, तो n पॉइंट होंगे म्यू स्पेस में किसी भी सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए। और आपके पास तो बहुत सारी मैक्रो स्टेट हैं, उनके कॉरस्पॉन्ड तो बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट हो जाने चाहिए। तो उन चीज को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हो, आप इतनी सारी स्टेट को एक कंटेनर लेते हो। ठीक है, आपने एक इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है जिसमें जो ये 6n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसको आपने कहा कि एक पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, 6n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 6n डायमेंशनल स्पेस बनाया आपने, और जिसमें एक सिंगल पॉइंट से ये सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। उल्टा कर दिया आपने, क्या किया, अगर आपको आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, हर एक पार्टिकल की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और हर पार्टिकल की पोजीशन को आप स्पेसिफाई करते हैं फेज स्पेस में n नंबर ऑफ पॉइंट से। अगर आप क्या करें, ये सारे 6n डायमेंशनल स्पेस बना लीजिए, और उसमें अगर आपको पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करना है, n पार्टिकल की स्टेट को, n को कलेक्टिवली, आप n पार्टिकल की स्टेट को आप कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने कहा कि 6 डायमेंशनल स्पेस नहीं है, 6n डायमेंशनल स्पेस है। तब उस कंडीशन में जो वो n पॉइंट आए थे वो एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो ये गामा स्पेस होता है वो स्पेशली इसीलिए यूज होता है कि आप 6n डायमेंशनल स्पेस यूज करके
इतने सारे पॉइंट को, n पॉइंट को एक पॉइंट कंसिडर करें और उनकी डायमेंशन हो जाएगी 6n। हालांकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास है एनसेम्बल, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको एनसेम्बल बताया था कि आपने क्या किया है, बहुत सारे मैक्रो स्टेट, जितनी भी मैक्रो स्टेट हैं उन सबके माइक्रो स्टेट को कलेक्ट करके एक सिस्टम बनाया है जो कि आइडेंटिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्हें आपने एनसेम्बल का नाम दिया था। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को आप म्यू स्पेस से नहीं हैंडल कर सकते हैं, आपको गामा स्पेस का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, जिसमें एक सिंगल पॉइंट जिसकी 6n डायमेंशनल स्पेस है उससे आप रिप्रेजेंट कर देंगे पार्टिकल की स्टेट को। ठीक है, तो ये एक सिंगल पॉइंट किसी भी मैक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, उसके कॉरेस्पॉन्ड बहुत सारी माइक्रो स्टेट हैं। ठीक है, एक मैक्रो स्टेट के कॉरेस्पॉन्ड बहुत सारी माइक्रो स्टेट है, तो आपको बहुत सारे और पॉइंट मिलेंगे, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेंगे डिफरेंट माइक्रो स्टेट का डिफरेंट पॉइंट पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम अब पता करना चाहें, हमारे पास 4 तरह के स्पेस हो गए हैं। एक हो गया पोजीशन स्पेस। पोजीशन स्पेस में आपके पास 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, जिसमें मान लिया f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, पार्टिकल के f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो आप मान के चलते हैं कंस्ट्रेंट के बिना 3 हैं, तो आप ये कहते हैं कि पोजीशन स्पेस f डायमेंशनल स्पेस है। और अगर आप मोमेंटम स्पेस की बात करें, मोमेंटम स्पेस की बात करें, ये भी f डायमेंशनल स्पेस है। और अगर आप म्यू स्पेस की बात करें तो म्यू स्पेस आपका कितना हो जाता है, 2 into f, क्योंकि ये f आपका 3 था, आप 6n डायमेंशनल कहते हैं, इसमें आपने f प्लस f किया है, इसीलिए 2f डायमेंशनल स्पेस है। ये आपने जनरलाइज कर दिया, आप 3 डायमेंशनल ऐसा ना कहें, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि पार्टिकल पे कितनी रेस्ट्रेंट है। तो हमने कहा कि मान लिया f डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक पार्टिकल के पास, इस तरह से हमने सारे कंस्ट्रेंट को लगा के पोजीशन स्पेस को स्पेसिफाई किया है कि f डायमेंशनल स्पेस है, मोमेंटम स्पेस f डायमेंशनल स्पेस है, और म्यू स्पेस 2f डायमेंशनल स्पेस है, और गामा स्पेस जो है आपका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गामा स्पेस जो होता है वो आपका 2nf, यहाँ पे आप नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और गामा स्पेस में जो n पॉइंट्स आपने रिप्रेजेंट किए थे म्यू स्पेस में, वो एक सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट हो जाते हैं, और जो सिंगल पार्टिकल होती है वो स्पेसिफाई किया जाता है 2nf डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, ये आपको क्लियर है। फिर हम बात कर रहे हैं अवेलेबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस। अवेलेबल वॉल्यूम इन फेज स्पेस, देखिए अगर हम म्यू स्पेस की बात करें तो म्यू स्पेस में आप अवेलेबल वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, तो आप देखिए कि आपके पास 2f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये 2f डायमेंशनल स्पेस है, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें से q1 q2 यानी qf तो है पोजीशन की कोऑर्डिनेट और qf है मोमेंटम की कोऑर्डिनेट। अगर इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब उस कंडीशन में जो आपको वॉल्यूम मिलता है वो म्यू स्पेस में अवेलेबल वॉल्यूम मिल जाएगा। और अगर आप एलिमेंट्री वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आपको dq1 dq2 इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, dpf। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, अवेलेबल वॉल्यूम फॉर द पार्टिकल इन म्यू स्पेस। ठीक है, और अगर हम ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके जो गैस के पार्टिकल हैं वो डायनेमिकल स्टेट में हैं, तो आपने फेज स्पेस बताया है उस पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो देखिए ये जो फिजिकल आपको दिखाई दे रहा है वो तो वॉल्यूम v है, वो xyz से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन अगर आप मोमेंटम स्पेस की बात करें तो वो आपको वेलोसिटी के अकॉर्डिंग एक इमेजिन करना पड़ेगा एक और अवेलेबल वॉल्यूम जो कि मोमेंटम से रिलेट है। तो ये वाला वॉल्यूम तो आपका हो जाएगा dv और ये वाला वॉल्यूम हो जाता है d गामा, इन्हें आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये वाला वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम v इंटू ये वाला वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम इन मोमेंटम स्पेस। ठीक है, तो ये आपका बताएगा टोटल वॉल्यूम इन फेज स्पेस। ठीक है,
अब हम बात करें अगर गामा स्पेस की, तो गामा स्पेस में अवेलेबल वॉल्यूम कैसे निकलेगा। गामा स्पेस आपका 2NF डायमेंशनल स्पेस है, जो कि एक सिंगल पार्टिकल की स्टेट को बताता है। तो क्योंकि आपने बहुत सारे अगर गैस पार्टिकल लिए हैं तो म्यू स्पेस में उसकी स्टेट के लिए n पॉइंट होंगे स्टेट को डिफाइन करने के लिए, और 2F डायमेंशनल स्पेस होगा। और अगर आपने गामा स्पेस लिया है तब उस कंडीशन में आपके पास एक सिंगल पॉइंट है किसी भी n पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, और ये 2FN डायमेंशनल स्पेस होगा। तो उसमें अगर आपको अवेलेबल वॉल्यूम निकालना है फेज स्पेस में, तो आप Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको Q3NF, और ऐसे ही मोमेंटम के P1 P2 PNF। तो इसका डिफरेंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि म्यू स्पेस अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे F तक आएंगे और ये F तक जाएंगे, और अगर गामा स्पेस ले रहे हैं क्योंकि ये 2NF डायमेंशनल स्पेस है तो इसीलिए NF और NF है। और इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि म्यू स्पेस में जितने भी n पार्टिकल हैं उनकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए n पॉइंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे पूरे स्पेस में, और अगर आप गामा स्पेस यूज कर रहे हैं तो n पार्टिकल की केवल एक सिंगल पॉइंट से आप स्टेट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एक कंटेनर जब लिया था तो आपने डिफरेंट कंपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर दिया था और उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो मैंने आपको ये बताया था कि हम डिफरेंट साइज के कंपार्टमेंट में उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला भी निकाला था। अब हम क्या कर रहे हैं, ये फेज स्पेस है, फेज स्पेस का टोटल वॉल्यूम हमने देख लिया क्या है, तो हम इस फेज स्पेस को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेल्स में। लेकिन क्यों कर रहे हैं उसका रीजन इसमें आपको पता चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने ये तो पता लगा लिया कि फेज स्पेस का जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो आपका गामा इंटू वी के इक्वल है। ठीक है, तो ये पूरा इस फेज स्पेस में वॉल्यूम है जो जिसमें पार्टिकल अपनी घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने कंटेनर ले लिया, ये 3 डायमेंशनल कंटेनर है और इसके अंदर आपने गैस को फिल कर लिया है। तो अब ये सारे के सारे पार्टिकल तो डायनामिक स्टेट में अपने, तो इनके पास वेलोसिटी है तो मोमेंटम है, और मोमेंटम है तो एनर्जी है। तो आपको ये रिलेशन भी याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv² होती है, और अगर हम इसमें m से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा p²/2m। यानी कि एक तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू मोमेंटम एंड मोमेंटम इज रिलेटेड टू वेलोसिटी। अगर आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी है तो आपके पास मोमेंटम है, और मोमेंटम है तो आप एनर्जी भी पता लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि इस कंटेनर के अंदर फिल हुई है उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। टोटल एनर्जी इसकी फिक्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स हैं, हमें एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जीरो एनर्जी में है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल की कुछ और एनर्जी है। टोटल 0 से E के बीच में n नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हैं। n1 पार्टिकल की E1 एनर्जी है, n2 पार्टिकल की E2 एनर्जी है, और टोटल एनर्जी कितनी है, n मान लिया आपने k पार्टिकल लिए हैं E के, और ये टोटल एनर्जी E के इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो आपने कहा कि जो पोजीशन स्पेस है वो तो आपका v से डिनोट करता है और v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं हो, ये तो आपको पता है। अब आपने कहा कि अगर मोमेंटम कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं px py pz, तब उस कंडीशन में आप देखिए p²/2m इज इक्वल टू e के है, और अगर हम p² लें तो 2me, और यहाँ से आपने px² प्लस py² प्लस pz² का ये इज इक्वल टू 2me। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप अगर आप 2me को इधर ले जाएं इसके नीचे √2me दिस
इज इक्वल टू 1। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको एक स्फीयर का इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। दैट मीन्स कि मोमेंटम स्पेस, जो मोमेंटम स्पेस होता है उसमें अवेलेबल वॉल्यूम आपका इस तरह का ना हो के, रेक्टेंगुलर टाइप ना हो के, आपका किस तरह का होता है? स्फीयर टाइप का। तो मोमेंटम स्पेस में आप एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं और इस स्फीयर की जो रेडियस होती है वो आप मान के चल रहे हो px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। आपने कहा किसके इक्वल है? 2me के। तो आपने ये कहा कि इसकी ये जो है रेडियस वो pm स्क्वायर है, और pm स्क्वायर किसके इक्वल है? 2me के, ठीक है। तो हमने कहा कि जो रेडियस है स्फीयर की वो pm है। तब आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया है मोमेंटम स्पेस में। ये मोमेंटम के कोऑर्डिनेट है px, py, pz, और इसकी जो रेडियस हो गई वो pm है। तो ये अवेलेबल वॉल्यूम है फॉर द पार्टिकल इन मोमेंटम स्पेस, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो आपका रेक्टेंगल बना के दिखा दिया था, ये मोमेंटम स्पेस में है। तब इस कंडीशन में आप देखिए कि अगर हम इनको डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट सेल्स में डिवाइड करते हैं, ये एक स्फीयर है ना, डिफरेंट सेल्स में आपने डिवाइड कर दिया इस पूरी पीएम रेडियस को, और इन सब की थिकनेस अगर सेम है, मान लिया x है, थिकनेस सेम है, तो आप ये देखिए कि ये जो सेल्स हैं, ये वाला S शेल, ये जो शेल है, ये शेल डिफाइन करेगी डिफरेंट एनर्जी कंपार्टमेंट को, क्योंकि मोमेंटम रिलेट है एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से। तो ये डिफरेंट शेल्स जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। और आपने ये मान के चला है कि ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो pm है, और हमने इनको इक्वल थिकनेस के शेल में डिवाइड किया है। तो मान लिया k शेल में आपने डिवाइड किया है इसको, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा pm अपॉन k, क्योंकि x थिकनेस इसकी टोटल pm है, k में आपने डिवाइड किया है, तो pm अपॉन k इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ शेल आ जाएगी। और अगर आपने किसी टाइम कंसीडर किया इस ith शेल को, ठीक है, तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस ith शेल। पूरा वॉल्यूम तो आपको पता है क्या होगा? px, py, pz के इक्वल, टोटल px, py, pz। लेकिन अगर हमें ith शेल का वॉल्यूम निकालना है, तब उस कंडीशन में आप पहले इसकी इनर रेडियस देखेंगे। इनर रेडियस इसकी क्या होगी? देखिए यहां तक आपकी टोटल कितनी है? x थिकनेस की है, x इंटू आई हो जाएगी इनर रेडियस इस वाली शेल की। और अगर आउटर रेडियस की बात करें तो x प्लस 1 इंटू आई, ये आउटर रेडियस हो जाएगी। तो इसे आप मान लीजिए पी इनर रेडियस, और इसको मान लीजिए pI प्लस 1। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, कौन सा वॉल्यूम? ith शेल का, इस वाले शेल का वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पहले अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा pI क्यूब, फिर उसको बाहर वाले शेल का, तो बाहर वाले शेल का ज्यादा है तो pI प्लस 1 का क्यूब माइनस 4/3 पाई pI क्यूब। ये समझ में आ गया ना? तो हमें क्या पता चल जाएगा, अगर हम इस पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस पर्टिकुलर शेल का वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई pI प्लस 1 का क्यूब माइनस pI क्यूब। अब हम इनकी वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि pI प्लस 1 क्या है? x प्लस 1i, और ये है xi। तो ये वैल्यूज आप इसमें रखेंगे तो आपको निकल के आ जाएगी कि ith शेल का वॉल्यूम क्या होगा। देखिए इसको जब आप सॉल्व करते हैं 4/3 पाई, pI की वैल्यू आपको रखनी है x प्लस या xi प्लस i, इसका होल क्यूब माइनस xi का क्यूब, है ना? ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि ये आ जाएगा 4/3 पाई x क्यूब 3i स्क्वायर प्लस 3i प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट को खोलना, इस ब्रैकेट को खोलने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप x प्लस 1 नहीं, ये i प्लस 1 है, ये आपका i प्लस 1 है, क्योंकि ith शेल और i प्लस 1 शेल है ना।
तो आपने ये जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गया है। इसमें भी आप ये देखिए कि आई जो है वो क्या बता रहा है, आईएस सेल को, और आपके पास के नंबर ऑफ शेल हैं, ठीक है, आपने के पार्ट में डिवाइड किया है पूरे स्फीयर को, तो आई की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो बहुत ज्यादा टर्म आएगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में 3i+1 बहुत कम हो जाएगा। अगर आप किसी भी बड़े नंबर में छोटा नंबर जोड़ते हैं तो वो नेग्लिजिबल होता है, तो हम इस वाली टर्म को ओमिट कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो आपके पास ये स्पेस आ जाएगा, अवेलेबल वॉल्यूम फॉर आईएस सेल इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब, और इस वाली टर्म को आपने हटा दिया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इंटू आई स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है अवेलेबल वॉल्यूम फॉर दिस सेल। आप ये देख रहे हो कि इस आईएस शेल का जो वॉल्यूम है वो इतना आ रहा है, और ये आई के ऊपर डिपेंडेंट करता है। और आपको ये पता है कि आई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी 1 to k, तब उस कंडीशन में ये वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप मोमेंटम स्फीयर को डिफरेंट शेल्स में या डिफरेंट एनर्जी कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम एनर्जी से रिलेटेड है, तो डिफरेंट एनर्जी कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, तब उस कंडीशन में सबका वॉल्यूम डिफरेंट आता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक कंटेनर को डिफरेंट साइज के कंपार्टमेंट में डिवाइड करके पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला समझाया था। तो वो इसीलिए समझाया था क्योंकि यहाँ पे जब आप मोमेंटम स्पेस को हैंडल करते हैं तब उस कंडीशन में एनर्जी के डिफरेंट कंपार्टमेंट आते हैं। तो इसीलिए अगर n पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको इस तरह की सिचुएशन मिलती है इस पर्टिकुलर एग्जांपल से। तो इसीलिए हमने उसको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और बताया भी था कि फेज स्पेस से आप ये समझ जाएंगे कि ये क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, अब आपने देख लिया है कि जो मोमेंटम स्पेस है उसमें सभी एनर्जी के कंपार्टमेंट डिफरेंट साइज के हैं, इसीलिए उनको सेल्स में डिवाइड किया जाता है। फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, आपने पिछली बार एक कंटेनर लिया था, उस कंटेनर में डिफरेंट साइज के कंपार्टमेंट लिए थे, और ये आपने के लिए थे कंपार्टमेंट, और इन कंपार्टमेंट में n नंबर ऑफ पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया था और उसके वेज निकाले थे। और मैंने एक पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला बताया था, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, उसको हमने पिछले लेक्चर में निकाला था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप फिर से देख सकते हैं उसको पिछले लेक्चर में। तो ऐसे ही ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब हम किसी फेज स्पेस को, मोमेंटम के स्पेस को डिवाइड करते हैं तो जो एनर्जी के कंपार्टमेंट हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। तो हमें एनर्जी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो हमें उन डिफरेंट कंपार्टमेंट में पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपने कहा कि उसका बेसिक फंडामेंटल है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी लगता है। तो अगर डिफरेंट साइज के कंपार्टमेंट होंगे तो नहीं लग पाएगा वो वाला जो लॉ है, इसीलिए हम इनको सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, फर्दर छोटी छोटी सेल्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक सेल का जो साइज होता है वो dx इंटू dpx इज कंपेरेबल टू h नॉट के इक्वल होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब ये स्टैटिकल मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी तब उस टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तब उस कंडीशन में नहीं पता था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ये वन डायमेंशनल फेज स्पेस है। देखिए, आपके पास थ्री डायमेंशनल पोजीशन होता है, 3 मोमेंटम होता है, तो आप केवल एक पोजीशन का और एक मोमेंटम का जब कंसीडर करते हो कोऑर्डिनेट, तब उस कंडीशन में ये आपका वन डायमेंशनल फेज स्पेस कहलाता है। इस वन डायमेंशनल फेज स्पेस को आपने छोटे छोटे सेल्स में अगर डिवाइड किया है तो इनका वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम रिप्रेजेंट होगा dx इंटू dpx से, और ये वन डायमेंशनल के केस में है और इसकी लिमिट होती है h0। और इस h0 उस टाइम पे जब क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्वांटम नहीं थी, इसकी यूनिट थी, आपकी लेंथ की यूनिट होगी और ये मोमेंटम की यूनिट होगी, ठीक है। तो ये आपका जो फेज स्पेस इन वन डायमेंशनल इज इक्वल टू हो गया लाइन इनटू मोमेंटम, इसकी यूनिट है। अगर आप थ्री डायमेंशनल की बात करें तब dx dpx dy dpy dz dpz होगा, और ये होगा h0 क्यूब के इक्वल। और इस h0 की खास बात ये थी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन,
जब तक क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आई थी और क्लासिकल पार्टिकल को लेके ही स्टैटिक्स डेवलप की जा रही थी, तब उस कंडीशन में h नॉट की खास बात थी कि आप इसको बहुत छोटे से छोटा कंसीडर कर रहे थे कि जितना आप मिनिमम इसको ले सकते हैं, यानी कि एक एनर्जी कंपार्टमेंट को आप बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर सकते हैं और उस सेल का आप जितना साइज रखना चाहे उतना साइज रख सकते हैं। और साथ में ये भी स्टेटमेंट था कि इस एक पर्टिकुलर सेल, जो इसमें पर्टिकुलर सेल बना है, इस सेल के अंदर कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल या गैस के पार्टिकल एंटर कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है कि एक सेल के अंदर एक ही पार्टिकल होगा। तो अगर कोई भी पार्टिकल है, उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम यानी डायनेमिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम उस पॉइंट से दी जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें इतना ही। आगे हम और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी हम देखने वाले हैं। थैंक यू।